Sir, many congratulations, sir. It's been 17 years and the justice has prevailed. What do you want to say? How do you respond to this? After 17 years, exonerated. If you permit me, then I'll speak. Please. Nothing. What I said, I'm just repeating myself what I said in the court. Okay. Okay. I'm extremely grateful to all of you. I'm extremely grateful to the environment, to my nation, and all those who stood by me. I am extremely grateful first and foremost to my organization, which is known to hold the hand of their own soldiers and their own officers. I am repeating myself, there cannot be a better organization than the Indian Army. Please note this. नमस्कार दोस्तों, अभी जिनको आपने मीडिया से बात करते हुए सुना, उनका नाम है श्रीकांत पुरोहित और वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। आज अदालत ने उन्हें 17 साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कर्नल पुरोहित कौन है और उनका मालेगांव कोर्ट केस से क्या संबंध है। स्क्रीन पर भारतीय सेना की वर्दी में जिन अधिकारी को आप देख रहे हैं वही लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित हैं। लंबे समय से कई भारतीय नागरिक ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग चलाकर उनके लिए न्याय की मांग कर रहे थे। आज एनआईए कोर्ट ने कर्नल पुरोहित, पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह और अन्य सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। आइए 2008 से 2025 तक चले इस केस के 17 साल के लंबे सफर को एक एक करके डिकोड करते हैं। ये केस इसलिए भी खबरों में है क्योंकि कर्नल पुरोहित के साथ साथ साध्वी प्रज्ञा सिंह, जो कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी नेता और पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं, और अन्य सभी आरोपियों को भी एनआईए कोर्ट द्वारा संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत 29 सितंबर 2008 को हुई, जब मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद के पास बम धमाका हुआ। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस की टीम साध्वी प्रज्ञा, ठाकुर शिवनारायण और कुछ अन्य लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। एटीएस ने आरोप लगाया कि आरोपी एक दक्षिणपंथी साजिश का हिस्सा थे तथा कर्नल पुरोहित ने धमाके के लिए आरडीएक्स मुहैया कराया था और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल हमले में इस्तेमाल की गई थी। नवंबर आते आते परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर कर्नल पुरोहित को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। एटीएस सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका प्रावधानों के तहत केस दर्ज करती है। मकोका क्या है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अप्रैल 2011 में केस एटीएस से हटाकर एनआईए को सौंप दिया जाता है। इसी बीच आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मकोका के खिलाफ याचिका दाखिल की जाती है। 2016 में एनआईए एक और पूरक चार्जशीट दाखिल करती है और मकोका के प्रावधानों को अमान्य करार देते हुए उन्हें हटा देती है। इसके साथ ही एनआईए एटीएस पर कर्नल पुरोहित के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का दावा करती है। 2018 में ट्रायल की शुरुआत होती है और अभियोजन पक्ष करीब 300 गवाह पेश करता है, लेकिन धीरे धीरे कई गवाह मुकर जाते हैं, जिससे केस और भी कमजोर हो जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक तरफ पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं और दूसरी तरफ उस वक्त के महाराष्ट्र के एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत पुलिस को दिए गए आरोपी के बयान को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। ये प्रावधान आरोपियों को पुलिस की बर्बरता और यातना से बचाने का काम करता है, लेकिन महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम एमसीओके की धारा 18 के तहत पुलिस अधीक्षक एसपी या उससे ऊपर के रैंक के किसी भी अधिकारी को दिया गया बयान या इकबालिया बयान अदालत में एक स्वीकार्य साक्ष्य माना जाता है। महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू में मालेगांव मामले की जांच मकोका के तहत की थी। इससे उन्हें आरोपियों द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों को रिकॉर्ड करने और अपने सबूतों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उपयोग करने की अनुमति मिली। जब मामला एनआईए को स्थानांतरित किया गया तो एजेंसी ने सबूतों का पुनर्मूल्यांकन किया। एनआईए ने बाद में मकोका के आरोप हटा दिए या तर्क देते हुए कि इस कानून को लागू करने की शर्तें पूरी नहीं हुई थी। एनआईए द्वारा मकोका के आरोप हटाए जाने के बाद आरोपी के इकबालिया बयानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इसका परिणाम ये हुआ कि अभियोजन पक्ष के मामले का एक प्रमुख हिस्सा कमजोर हो गया, क्योंकि इन बयानों को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सका। आखिर ये मकोका है क्या, आइए जानते हैं इसके बारे में। मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट एक बेहद सख्त और कठोर प्रावधान है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाया था। मकोका को किसी भी व्यक्ति पर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उस व्यक्ति का संबंध किसी संगठित समूह या विशेष संगठित सिंडिकेट से साबित ना हो जाए। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध अकेले करता है या अपराध करते समय किसी संगठित सिंडिकेट या संगठित समूह का हिस्सा नहीं है, तो उस पर मकोका के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते। अगला सवाल ये उठता है कि एनआईए ने इस केस में मकोका के आरोप क्यों हटाए? तो इसका सबसे बड़ा कारण एनआईए की तरफ से ये बताया गया कि महाराष्ट्र एटीएस ने मकोका के प्रावधान लगाते समय बहुत जल्दबाजी की और जितनी भी कानूनी पूर्व शर्तें थीं उन्हें पूरा नहीं किया।
उदाहरण के तौर पर मकोका के प्रावधान तब तक लागू नहीं किए जा सकते जब तक कि उस व्यक्ति के खिलाफ उसी तरह के अपराध के लिए पिछले 10 साल में कम से कम 2 चार्जशीट पहले से दर्ज न हों। इस केस में कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों पर मकोका लगाने के लिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी था कि क्या इन सभी के खिलाफ पिछले 10 साल में बम धमाकों के मामलों में कम से कम 2 चार्जशीट पहले से मौजूद हैं या नहीं। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए एटीएस ने यातना और बर्बरता का सहारा लिया था। इसके साथ ही कर्नल पुरोहित द्वारा आरडीएक्स उपलब्ध करवाने के आरोप को भी एनआईए ने सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। कर्नल पुरोहित पर एटीएस की तरफ से कई आरोप लगाए गए, जिनमें से पहला आरोप यह था कि उन्होंने बम धमाके के लिए आरडीएक्स सप्लाई किया। दूसरा आरोप यह था कि उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य अहिंसक तरीके से हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देना था। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने उन मीटिंग्स को आयोजित और अटेंड किया जिनमें इस पूरे हमले की योजना बनाई गई थी। इन आरोपों के जवाब में कर्नल पुरोहित का कहना था कि उन्हें सेना की तरफ से एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए महाराष्ट्र भेजा गया था जिसके तहत उनका काम उग्रवादी गतिविधियों पर सैन्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। यदि हम इस पूरे मामले का एक समीक्षात्मक विश्लेषण करें या इसकी महत्ता पर विचार करें तो कई गंभीर प्रश्न हमारे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, क्या न्याय पाने के लिए एक सम्मानित अधिकारी का 17 वर्षों तक इंतजार करना भारत जैसे लोकतांत्रिक और नियम आधारित देश के लिए शर्मनाक नहीं है? न्याय के संदर्भ में एक मशहूर कथन है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी विलंबित न्याय न्याय से वंचित करना है। साथ ही ये मामला हमारी जांच एजेंसियों और उनके काम करने के तरीकों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। महाराष्ट्र एटीएस को उनकी शुरुआती जांच और उसमें उचित प्रक्रिया का पालन न करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। यहां तक कि इस जांच में शामिल सभी अधिकारियों पर जांच बैठाने की मांग तक की गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का सत्ताधारी दल से होना और सत्ता में आते ही एनआईए द्वारा मकोका के आरोप हटाना, क्या ये महज एक संयोग है? कर्नल पुरोहित और अन्य सभी आरोपियों के अदालत से बरी होने के बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि सभी आरोपी निर्दोष हैं तो 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? और क्या असली कर्नल पुरोहित और अन्य सभी आरोपियों के अदालत से बरी होने के बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि सभी आरोपी निर्दोष हैं तो 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? और क्या असली दोषियों को कभी सजा मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।